हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर हेल्दी एंड फाइन। बच्चों, माय नेम इज़ राहुल गुप्ता एंड आई विल बी योर टीचर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फिर हम ये भी देखेंगे कि 11th में अगर आपने साइंस साइड ली है, अगर आप साइंस को पढ़ना चाहते हो तो आगे क्या स्कोप है। थोड़ी सी हम काउंसलिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे साइंस तो ले लेते हैं बट उन्हें आगे का कुछ रोड मैप पता नहीं होता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे, थोड़ा सा हम करियर की भी बात करेंगे और जो हमारा पहला यूनिट है, पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का, आज फिजिक्स की क्लास होगी, उसको भी थोड़ा सा हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा डिटेल इंट्रोडक्शन ये हम आज नहीं देंगे आपको, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे फ्यूचर में हम लेक्चर्स प्रोसीड करेंगे, जैसे जैसे आपको वीडियोस मिलेंगी, वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आखिर आगे का किस तरीके से आपको रोड मैप फिक्स करना है, किस तरीके से आपको अपना करियर डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात कर दूं। माय नेम इज़ राहुल गुप्ता, एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट राइट नाउ। ये दो मेरे नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरी एजुकेशन की जहाँ तक हम बात करें तो आई एम केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हंसराज कॉलेज से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। आई एम ऑल्सो करेंटली रिसर्च एनालिस्ट इन क्वांटम कंप्यूटिंग एंड डेटा साइंस। क्वांटम कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम भाभा रिसर्च सेंटर, वो सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट भी हूँ मैं। और थर्ड, मैं इंटरनेशनल रिसर्च ट्रेनिंग ग्रुप का मेंबर हूँ, जो कि जर्मनी बेस्ड है और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसकी रिसर्च होती है। तो इतना कहने के बाद, इतना मेरा इंट्रोडक्शन होने के बाद, अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि आखिर 11th में अगर आपने साइंस साइड ली है तो आगे क्या स्कोप्स हैं। थोड़ी सी 10-15 मिनट हम उस पर बातें करेंगे। ये नहीं कि आपने साइंस साइड ले ली और तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया, लेफ्ट भी नहीं देखा, राइट भी नहीं देखा, आगे भी नहीं देखा, पीछे भी नहीं देखा। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे करना चाहते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें 11th में जब हम साइंस साइड लेते हैं तो 11th और 12th आपको तो सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होती है। जो भी उसका सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है। बच्चों, होता यह है कि साइंस साइड में बेसिकली दो आपको फील्ड मिलती हैं, दो तरह की फील्ड मिलती है। 12th के बाद जब आप 11th और 12th का सीबीएसई कंप्लीट कर लोगे तो 12th के बाद, आफ्टर 12th, आपको दो फील्ड मिलेंगी। एक फील्ड है, उसे हम कहते हैं एकेडमिक, और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? प्रोफेशनल। ओके। ये रफ में हम बता रहे हैं आपको, ज़्यादा इसे आपको डिटेल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे माइंड में याद रखिएगा। बच्चों, एकेडमिक और प्रोफेशनल आपको करियर मिलते हैं 12th के बाद साइंस साइड में। अगर बात करें हम एकेडमिक की, तो बच्चों एकेडमिक का मतलब होता है रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, उसे हम कहते हैं एकेडमिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ निकलती है, वो किस में निकलती है? बीएससी ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम निकलती है। तो वो जो बीएससी है, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, एमएससी, उसे हम एकेडमिक फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एकेडमिक फील्ड। वो फील्ड क्या होती है? वो फील्ड आपको ये बताती है कि किस तरीके से आप रिसर्च में जा सकते हो, पीएचडी में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, बीएड करके लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। तो वो कंप्लीटली एकेडमिक लाइन हमें बताती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसके अंदर एग्जाम्पल्स हो गए, जैसे कि बीएससी ऑनर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि केमिस्ट्री ऑनर्स हंसराज कॉलेज से हमने करी है, तो वो क्या है? एक एकेडमिक फील्ड है। इसकी कट ऑफ निकलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। इसकी मेरिट बेसिस पे ज़्यादातर इसके एडमिशन्स होते हैं, मेरिट बेस पर, यानी कि 12th में मार्क्स के बेस पर। इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं ये एमएससी भी इसमें इंक्लूड हो गई। एमएससी ऑनर्स, सिर्फ ऑनर्स ही नहीं, प्रोग्राम भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत ही अच्छा ये आपको ये करियर गाइडेंस मैं बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है।
एकेडमिक में बीएससी और एमएससी के बाद, बीएससी जब ऑनर्स हम कर लेते हैं बच्चों तो हम एमएससी करते हैं, उसके बाद पीएचडी, और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको बीएड एंड दूसरे टीचर्स से रिलेटेड एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं। तो ये एकेडमिक फील्ड की बात करी हमने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएससी ऑनर्स में तो एडमिशन आपका मेरिट बेसिस पे होता है, इस पे तो एडमिशन आपका मेरिट बेस पे हो जाएगा। 12th में आप मार्क्स लेके आओगे तो आपका मेरिट बेसिस पे इसमें एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों एमएससी ऑनर्स अगर आप अच्छे कॉलेज से करना चाहते हो, जैसे कि आईआईटी से करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं जाम। क्या बोलते हैं हम उसको? जाम, यानी कि जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी। क्या बोलते हैं उसे? जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी। ओके, तो आप ये बीएससी ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी आप एग्जाम दोगे। वो एग्जाम देने के बाद आपका एमएससी में एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप बीएड और पीएचडी कर सकते हो। अगर आप बीएड करोगे तो आप किसी स्कूल में, जो 12th तक स्कूल होते हैं उसमें आप एज अ लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी अपॉइंट हो सकते हो। और अगर आप पीएचडी करोगे तो आप कॉलेज में भी जा सकते हो एज अ लेक्चरर या एज अ प्रोफेसर। ओके, तो ये हमने बात करी बच्चों एकेडमिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल फील्ड की। और प्रोफेशनल फील्ड जो होती है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी के पीछे भागते हैं, सबसे ज़्यादा इसी को करने की कोशिश करते हैं। तो इसे भी हम देखते हैं कि आखिर प्रोफेशनल फील्ड में होता क्या है। आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, आप अपनी जो भी आपके अंदर स्टडी को लेकर सीरियसनेस है उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से कोई भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें बच्चों प्रोफेशनल फील्ड की, तो प्रोफेशनल फील्ड में इसे हम प्रो भी बोलते हैं। ओके बच्चों, प्रोफेशनल फील्ड में होता यह है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है 12th के बाद, जिसे हम जेई मेन, आपने सुना होगा इसका नाम, जेई मेन। जेई मेन एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको प्रोफेशनल फील्ड की तरफ लेके जाता है, जो आपको प्रोफेशनल फील्ड में एडमिशन दिलाता है। जेई मेन के अंदर बेसिकली बीटेक, वेरियस डिफरेंट कॉलेज ऑफ इंडिया, डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ इंडिया में बीटेक के लिए जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है। तो आप प्रोफेशनल फील्ड को चुन के जेई मेन के थ्रू बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। और इसके लिए सबसे फेमस कॉलेज है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। अकॉर्डिंगली आप जेई मेन और जेई एडवांस का एग्जाम देके जा सकते हो। तो आईआईटी के लिए तो आपको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। आईआईटी के लिए आपको जेई मेन और एडवांस दोनों एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों काफी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे कि एनआईटी, डीटीयू, एनएसआईटी, काफी कॉलेजेस ऐसे हैं। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको और कॉलेजेस के नाम पता चलते जाएंगे। तो काफी कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ जेई मेन के बेसिस पर ही आपको बीटेक में एडमिशन देते हैं। और इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं जैसे डीटीयू, एनएसआईटी एंड आप और एग्जांपल देख सकते हो जैसे कि एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके बच्चों, एक और मैं आपको फील्ड बताऊंगा जो बहुत अच्छी फील्ड है और काफी अच्छी फील्ड है, वो भी आपको बताएंगे। और पहले तो ये तो कॉमन चीज है जिसे आपको पता होना चाहिए। बीटेक, जैसे बीएससी के बाद बच्चों एमएससी होती है, उसी तरीके से बीटेक के बाद एमटेक भी किया जाता है। एमटेक के लिए गेट का एग्जाम देते हैं, गेट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे एमटेक के लिए, एमएससी के लिए जाम का एग्जाम था, वैसे ही एमटेक के लिए हम गेट का एग्जाम देते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। और वो भी एक तरह से आपको प्रोफेशनल फील्ड में आगे की तरफ लेके जाता है। ये तो बच्चों नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। जो मेडिकल लेते हैं, जो बायो लेते हैं, आई होप आप में से काफी बच्चों ने बायो ली होगी, कुछ बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ली होगी। तो जो बायो लेते हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, वो होता है नीट का एग्जाम। जब आप नीट का एग्जाम देते हो बच्चों, तो आपको मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। और वो मेडिकल कोर्सेज डिफरेंट तरह के मेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे न्यूरोसर्जन, ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, और गायनेकोलॉजिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये जो होते हैं, ये डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलते हैं जब आप नीट का एग्जाम क्रैक कर लेते हो।
जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपके उतने अच्छे कोर्सेज आपको मिलेंगे। इसी के अंदर बच्चों होम्योपैथी का कोर्स भी आता है, इसी के अंदर डिफरेंट तरह के कोर्सेज आते हैं। तो आई होप ये नीट के लिए नीट का एग्जाम देके आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। ओके, तो बच्चों नीट के बाद नीट का एग्जाम देने के बाद तो आपको जो कोर्सेज चुनने पड़ते हैं वो बेसिकली 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स आपको चुनना पड़ता है, जो 5 साल का होता है। 5 साल का एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। आप पेशेंट को देखने लगते हो, उससे इंटरैक्ट करने लगते हो, उसे सजेस्ट करने लगते हो, एंड देन आप 2 साल की एमडी भी करते हो। और जब आप 5 साल की एमबीबीएस और 2 साल की एमडी कर लेते हो तो 7 साल का ये पूरा कोर्स होता है। और इसके बाद आप चाहो तो फॉरेन जाकर भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। काफ़ी लोग जाते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके बहुत ही स्पेशलिस्ट हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर बनते हैं वो। 5 साल की एमबीबीएस के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लगना शुरू हो जाता है और 2 साल की एमडी करने के बाद आप परफेक्ट डॉक्टर बन जाते हो। एज अ सीनियर रेजिडेंट आप किसी भी हॉस्पिटल में अपॉइंट हो जाते हो। ओके, तो ये हमने बात करी थी बच्चों नीट की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा लाइन बताने की, एक्स्ट्रा करियर बताने की आपको बात कही थी, उसकी थोड़ी सी बात कर देते हैं। देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा जो बच्चों को पता नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है IIST। क्या है वो? IIST। और एक और मैं नाम लेना चाहूँगा, IIIT हैदराबाद। इन दोनों को IIT से मैं बड़ा मानता हूं। मैं मानता हूं कि ये दोनों ही IIT से अच्छे हैं, ज़्यादा बेटर हैं। देखिए सबसे पहले IIST की बात करें तो IIST का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। यानी कि बेसिकली कहा जाए तो IIST में आप पढ़ाई करने के बाद सीधे इसरो में आप अपॉइंट हो जाते हो और इसरो में अपॉइंट होने के बाद एज अ गवर्नमेंट साइंटिस्ट उसके अंदर काम करते हो। इसके अंदर काफ़ी डिमांड है और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ऐसा भी देखा गया है कि IIST से कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो सीधा नासा में भी अपॉइंट हो जाते हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट पूरा खर्चा उनका देती है, उनको वहाँ ले जाके सेटल करना और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी उठाना, वो सारा काम अमेरिकन गवर्नमेंट करती है अगर आप IIST से अपनी BTech और MTech कंप्लीट कर लो। अब बात आती है IIST में एडमिशन कैसे होता है। तो IIST में एडमिशन के लिए आपको JEE एडवांस का एग्जाम क्लियर करना होता है। दोनों के लिए आपको एडवांस क्लियर करना होगा और जितनी अच्छी आपकी परसेंटाइल होगी, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप इन दोनों में से किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। ये तो हो गई IIST की बात और मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसके लिए टारगेट करो क्योंकि आगे चल के इसकी काफ़ी डिमांड होने वाली है। आपने सुना होगा कि इसरो में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनते हैं, सस्ते में बनते हैं और उसकी पूरी दुनिया भर में तारीफ होती है, पूरी दुनिया भर में बातें होती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसके लिए ज़रूर टारगेट करें। ओके, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, IIIT हैदराबाद की बात करें बच्चों तो इसके लिए भी BTech और MTech करने के लिए आपको JEE एडवांस का एग्जाम क्लियर करना होगा। और IIIT हैदराबाद में जब आप जाओगे तो बच्चों ये कॉलेज प्लेसमेंट के मामले में काफ़ी हाई है, प्लेसमेंट के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा है। कहने का मतलब यह है कि जब इसमें से प्लेसमेंट होती है तो मिनिमम ये आप समझिए कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़, काफ़ी हैवी प्लेसमेंट स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ BTech करने के बाद इसको ले जाते हैं। कंपनी अपॉइंट करती है उन्हें IIIT हैदराबाद से जब आप ग्रेजुएट होते हो। IIIT हैदराबाद का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये IT से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और इसके अंदर ज़्यादा दूसरी फील्ड्स का स्कोप नहीं है, बट इसमें कंप्यूटर साइंस की बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है। इसलिए फेसबुक, गूगल जो IT कंपनीज हैं वो काफ़ी हैवी प्लेसमेंट इसमें देती हैं। तो अगर आपको प्लेसमेंट अच्छी चाहिए, आपको पैसे अच्छे चाहिए, आप चाहते हो कि मेरा जो करियर है वो पैसे के मामले में काफ़ी सिक्योर हो, आप चाहते हो कि 1 साल में आप 1 करोड़ 2 करोड़ अर्न करो, तो आपको JEE एडवांस का एग्जाम क्लियर करके आपको IIIT हैदराबाद से BTech और MTech कंप्लीट करनी होगी। अगर आप MTech कंप्लीट करोगे तो मिनिमम 2 करोड़ की प्लेसमेंट तो आपकी पक्की है। बट ये इतना आसान भी नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी इसका एग्ज़ाम इसकी जो कट ऑफ होती है एडवांस के मामले में काफ़ी अच्छी होती है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब आप इसमें या इसमें एडमिशन लोगे।
जाहिर सी बात है इसमें एडमिशन आपको इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने एक गलती कर दी तो पूरा रॉकेट जो 400 करोड़ और 500 करोड़ का बजट लिए बैठा है वो पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? ओके। एक आखिरी बात इससे रिलेटेड, करियर से रिलेटेड मैं आपको और बताना चाहूंगा बच्चों, जिस फील्ड में हम हैं वो फील्ड भी आप अपना सकते हो, वो एकेडमिक फील्ड है, उसके बारे में भी हम बता देते हैं। आप डिफरेंट रिसर्च ग्रुप के अंदर इंक्लूड हो सकते हो, और अगर आपकी रिसर्च अच्छी हुई, अगर आपकी रिसर्च मानी गई तो आपको रॉयल्टी मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपके आगे रिसर्च एनालिस्ट का नाम जुड़ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर आप इससे डिस्कस करना चाहें, आप इसको अपनाना चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, आप किसी भी चीज़ में जाना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए पहले आपको 11th और 12th अच्छे से पढ़नी होगी। 11th और 12th पढ़ने के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स करना होगा, क्लियर करना होगा, मेरिट बेसिस पर अपने 12th के मार्क्स लेके आने होंगे, और इनमें से किसी में भी आपको एडमिशन लेना होगा। ओके बच्चों, इतना कहने के बाद कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं, जैसे BCA, MCA, इनकी थोड़ी वैल्यू कम होती है, बट ये भी प्रोफेशनल कोर्सेज में गिने जाते हैं। इसके अंदर बेसिकली आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग, PHP प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग सीखते हो, जिससे बेसिकली 50 to 60,000 की आप सिर्फ जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो इसमें नहीं जा पाते, जो कमजोर होते हैं, जो मार्क्स नहीं लेके आ पाते। बट मैं आपको यही इंकरेज करूंगा कि आप इसके लिए मेन टारगेट करें। ओके, इतना कहने के बाद बच्चों मैं आपको एक और एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहूंगा करियर के बारे में। देखिए, काफी बच्चों में ये गलतफहमी होती है कि अगर आपको बाहर स्टडी करनी है, आप 12th के बाद बाहर स्टडी करना चाहते हो तो आपको बहुत पैसे चाहिए, आपको 25-30 लाख खर्च करने होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए, अगर आप बाहर स्टडी करना चाहते हो, बाहर पढ़ाई करना चाहते हो, तो 12th के बाद आप सेट का एग्जाम दे सकते हो। ओके, सेट का एग्जाम दे सकते हो और टॉफल का एग्जाम दे सकते हो। ये टॉफल का जो एग्जाम होता है बच्चों, ये एक्चुअली में इंग्लिश आपकी टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट लेती है कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आप इंग्लिश बोल पाते हो कि नहीं, समझ पाते हो कि नहीं। और सेट का एग्जाम देकर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। अगर आपके इसके अंदर इन दोनों टेस्ट में मार्क्स आपके अच्छे हैं, काफी बढ़िया मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं, तो आप जो है इंडियन गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। और काफी बच्चे जो हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप सिक्योर करके बाहर अपनी फॉरेन में स्टडी करते हैं। और बाहर स्टडी करने का मतलब है काफी ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना, खासकर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन, स्टैनफोर्ड, इन सब यूनिवर्सिटी से जब आप स्टडी करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल MIT से हमारे दिल्ली का एक स्टूडेंट गया था, MIT से पढ़ने गया था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें गवर्नमेंट ने पूरा उसका खर्चा उठाया था। क्यों? क्योंकि उसके 12th में मार्क्स अच्छे थे, सेट में मार्क्स अच्छे थे और टॉफल में मार्क्स अच्छे थे। तो अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर स्टडी नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो ये था बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन हमने दिया था आपको करियर के बारे में। आप इसको देखिएगा, आप इसको समझिए और आप ये डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। आपको एकेडमिक फील्ड जानी है, आपको प्रोफेशनल फील्ड जानी है, आपको इसरो में जाना है, आपको प्लेसमेंट सिक्योर करनी है, या फिर आपको बाहर पढ़ने जाना है, विदेश में पढ़ने जाना है। अकॉर्डिंगली आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हो। बाकी ये तो हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। हर एंट्रेंस एग्जाम, हर करियर में बहुत ही बड़े बड़े बातें हैं, बहुत बड़े बड़े इसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो अगर आप किसी चीज को लेकर, किसी करियर को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बताया था। ओके ओके, तो इतना कहने के बाद बच्चों चलिए हम थोड़ा सा, अगर आपको जरूरत हो बच्चों तो आप इसे नोट कर सकते हो। ऐसी अगर आपको लगे कि ये हमें अच्छी नॉलेज मिली है, और बाय द वे अगर आपको कोई डाउट हो तो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए जी, इतना कहने के बाद बच्चों अब हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने कोर्स की, अपने सिलेबस की, और आज 2-3 टॉपिक्स हम कंप्लीट भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी हम आपको यहाँ क्वेश्चंस कराएंगे, वो सबकी PDF आपको पहुंचा दी जाएगी, वो सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी हम यहाँ पर करेंगे। ओके, यहाँ हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, वो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप PDF में भी देखकर उसे दोबारा से देख सकते हो, उसे रिवाइज कर सकते हो। अगर यहाँ पर देखने पे कोई डाउट रह गया है तो, अगर फिर भी डाउट है तो इस लेक्चर को आप दोबारा देख सकते हो, इस लेक्चर को फिर से देख सकते हो, ताकि आपका डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाए। ओके, तो बच्चों इतना कहने के बाद
हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, हम जो 11th में पहला टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम है बच्चों यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मैं आपको इंकरेज करूंगा बच्चों कि देखिए बने बनाए नोट्स के ऊपर ना रहिए डिपेंड। आपने ये लेक्चर देखा, अब अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश करिए। आप यहाँ देखिए मैंने हेडिंग डाली है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो आप साथ साथ में कॉपी पर भी हेडिंग डालिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अपने नोट्स आप खुद बनाओगे, अगर आप लिखना सीखोगे तो बिलीव करो बच्चों, ये एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं आपको कि आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। अगर मैं आपको सारे नोट्स टाइप करके बने बनाए नोट्स आपको दे दूं, तो अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करोगे, अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं करोगे उसमें, तो कोई फायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। बल्कि अगर आप देख के नोट्स बनाओगे तो स्पेलिंग कैसे लिखनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, लिखने का तरीका क्या है, इसकी आपको समझ आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर अच्छा होता है जो आपको बने बनाए प्रिंट के नोट्स दे देता है, आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छा है। नहीं बच्चों, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, बायोलॉजी के लिए अच्छा है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको खुद लिखना सीखना चाहिए। अगर कोई डेरिवेशन है तो उसे खुद करिए, उसे खुद लिखिए, देखकर उसे खुद करिए। अब जैसे कि हम यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखवाएंगे, हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देंगे, आपकी ड्यूटी ये है कि आप खुद उसे नोट्स बना के लिखिए और मुझे भेजिए, मैं उसे चेक करूंगा और जो उसमें मिस्टेक्स होंगी वो हम आपको बताएंगे। ओके, तो बच्चों इतना कहने के बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो हमारा पहला टॉपिक है, अब काफी टीचर्स क्या करेंगे कि इसके अंदर पहली डेफिनेशन बनाना शुरू कर देंगे, डेफिनेशन सिखाना शुरू कर देंगे, इसे यूनिट कहते हैं, इसे मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा इसे अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे वैसे ही हम इसको भी करेंगे। देखिए हम किस तरीके से इसको स्टडी करते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हम ये सीखेंगे यूनिट किसे कहते हैं, और सबसे पहले इसे देखेंगे कि मेजरमेंट किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई कैलकुलेशन करी है, आपने कोई किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, तो आपने किस क्वांटिटी को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है, किस क्वांटिटी को लेकर आपने कैलकुलेशन करी है, यूनिट आपको यही बताता है कि आपने किस क्वांटिटी को लेकर अपने एक्सपेरिमेंट को, कैलकुलेशन को कैरी किया है। अगर यूनिट ना हो तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक बंदा यहां इस रूम में बैठा हुआ है और उस बंदे ने अपनी हाइट को मेजर किया। ओके, अपनी हाइट को मेजर किया या उसने अपने मास को मेजर किया, वेट को मेजर किया। उसका वेट आया 75 kg। कितना वेट आया उसका? 75 kg। तो उसने बोर्ड पर आके सीधा सीधा क्या लिख दिया? 75। ओके, 75। अब चलिए वो रूम से बाहर चला गया। अब बच्चों वो रूम से बाहर चला गया, अब कोई दूसरा आदमी रूम में आया, कोई दूसरा बंदा जब रूम में आएगा तो वो 75 को देखेगा बोर्ड पे लिखा हुआ। तो बच्चों जब वो 75 को बोर्ड पे लिखा हुआ देखेगा तो वो तो उसे तो पता नहीं है 75 क्या है। अब उससे कहा जाए बताओ उसका वजन कितना है, तो क्या वो श्योरली कह सकता है कि उसका वजन 75 kg है? नहीं, वो ये कह सकता है कि भाई ये 75 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 75 मिनट हो सकता है, ये 75 सेकेंड्स हो सकते हैं, ये 75 ग्राम हो सकता है, ये 75 kg हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है बच्चों, कहने का मतलब यह है कि यूनिट आपको यह बताता है कि अगर कोई कैलकुलेशन कैरी की गई है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कैरी किया गया है, अगर कोई मेजरमेंट कैरी की गई है, तो बच्चों वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करती है, वो किस फिजिकल क्वांटिटी को बताती है, यूनिट हमें यह बताता है। ये बेसिक डेफिनेशन है यूनिट की। फैंसी डेफिनेशन रटने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे तो आपको इसी तरह एक्सप्लेन करना है, यूनिट का मतलब ये होता है सर। अगर हमारे पास यूनिट ना हो तो हम फिजिकल क्वांटिटी का भी पता नहीं लगा पाएंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन में या किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट में या एक्सपेरिमेंट में। तो बच्चों हम यूनिट के बारे में क्या लिख सकते हैं? सर हम यूनिट के बारे में ये लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज हम यूनिट के बारे में लिख सकते हैं कि यूनिट टेल अस which physical quantity
which physical quantity is being dealt. ओके यानी कि यूनिट हमें बताती है कि किस फिजिकल क्वांटिटी से डीलिंग की जा रही है, कैलकुलेशन की जा रही है, या फिर हम उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. ओके चलिए, ये हमने थोड़ा सा बताया आपको यूनिट के बारे में. देखिए ये जो भी हम यहाँ लिखेंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, आप उसे देख के फिर से नोट्स बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप साथ साथ में लिखो. ओके ओके तो अब हम बात करते हैं बच्चों यूनिट की. तो जैसे कि मान लीजिए अभी हमने एग्जांपल दिया कि एक आदमी ने अपने वेट को मेजर किया और उसका वेट आया 75 केजी. तो हमने यहां लिख दिया कि उसका वेट आया बच्चों 75 केजी. ओके ओके अब हम श्योरिटी कह सकते हैं कि उस आदमी ने अपना वजन नापा है, उसने वेट नापा है, हाइट नहीं नापी, कोई टाइम नहीं नापा, उसने अपना वेट नापा है. क्यों बता सकते हैं हम? क्योंकि यहां अब यूनिट आ चुकी है. ओके अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट की है जो वैल्यू होती है इसे कहते हैं वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको? वैल्यू. ये एक कैलकुलेशन की वैल्यू हो सकती है, कैलकुलेट करके आ सकती है, या किसी एक्सपेरिमेंट से आ सकती है, तो इसे हम कहते हैं वैल्यू. तो बच्चों किसी वैल्यू में बेसिकली दो चीजें होती हैं. किसी भी वैल्यू में बेसिकली दो चीजें होती हैं. एक को कहते हैं हम न्यूमेरिकल पार्ट, इसको हम बोलेंगे बच्चों न्यूमेरिकल पार्ट, जो हमें ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना है. ओके ये है न्यूमेरिकल पार्ट. और जो हमें बताता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी से हमने डीलिंग करी है इसे हम कहते हैं यूनिट पार्ट. क्या बोलेंगे इसको हम? यूनिट पार्ट. आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो किसी भी वैल्यू में बेसिकली दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल पार्ट और यूनिट पार्ट. हम किस चीज को पढ़ेंगे बच्चों? हम यूनिट पार्ट को पढ़ेंगे. ओके हम यूनिट पार्ट को देखेंगे कि यूनिट पार्ट किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं. तो हमें यूनिट पार्ट को स्टडी करना है. तो आई होप आपको यूनिट का कंसेप्ट आया समझ में कि यूनिट किसे कहते हैं. अब थोड़ा सा यूनिट को हम डिटेल में पढ़ते हैं. ओके ओके चलिए आगे देखते हैं. फिर यूनिट की बात करते हैं बच्चों. तो सर हमें यूनिट का मतलब तो पता चल गया, हमें यूनिट का मतलब पता चल गया, हमें पता चल गया यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट का आखिर मतलब क्या होता है. अब बच्चों यूनिट के जो टाइप्स होते हैं, यूनिट के दो टाइप्स होते हैं. देखिए पहले को कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स. और सेकंड टाइप जो होती है बच्चों उसे कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स. क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स. आप दोनों को जानते हो, आपने दोनों को इस्तेमाल किया है 10th में 9th में, आप इस्तेमाल करते आए हो, बट आपको ये नहीं पता कि फंडामेंटल कौन सी है और डिराइव्ड कौन सी है. देखिए बच्चों फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट में बेसिकली एक ही डिफरेंस है. क्या? फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल होती है, बेसिक होती है नेचर में, यानी कि ये कहीं से लाई नहीं जाती, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये पहले से ही हम शुरुआत से मान के चल रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है. किलोग्राम, ग्राम. तो जो मास की जितनी भी यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं. क्यों? क्योंकि ये किसी फॉर्मूले से नहीं आई है. अब बात करें वेलोसिटी. वेलोसिटी या स्पीड, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड. तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी की यूनिट में मीटर भी है और सेकंड भी है. इसका मतलब, और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? एक डिराइव्ड यूनिट है, यानी कि वो डिस्टेंस और टाइम से, मीटर और सेकंड से मिलके बनी है. आपको बताएं तो फंडामेंटल यूनिट जो होती है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट कंप्लीटली बेसिक होती है नेचर में. तो हम यहां लिख सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स आर बेसिक इन नेचर. बेसिक इन नेचर. देखिए आपको डेफिनेशन से ज्यादा कैलकुलेशन और कंसेप्ट पे ध्यान रखना है. ये फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो यहां पे. ओके
तो सबसे पहले बात की जाए तो फंडामेंटल यूनिट में ये बेसिक इन नेचर होती है। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, बट हम अभी के लिए कुछ 3 एग्जांपल्स याद रखेंगे, जैसे कि मास की यूनिट फंडामेंटल होती है। इसका मास का जो किलोग्राम ग्राम होता है बच्चों, जो पाउंड होता है, ये फंडामेंटल में गिना जाता है। लेंथ की जो यूनिट होती है ये भी फंडामेंटल होती है, यानी कि लेंथ यानी कि मीटर सेंटीमीटर, ये भी फंडामेंटल है। और तीसरा है टाइम, यानी कि आवर मिनट सेकेंड, इन तीनों को फंडामेंटल की कैटेगरी में रखा जाता है। डिराइव्ड का फॉर्मूला, डिराइव्ड की यूनिट में डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं बच्चों, वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी होती हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इसके बारे में कि डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। आप यूनिट देख के पता लगा लोगे कि यार ये फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। जैसे कि स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि स्पीड की यूनिट में मीटर भी है और सेकंड भी है। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। मीटर लेंथ की यूनिट है। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की। तो मैं कह सकता हूं ना कि स्पीड की जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलकर बनी है। तो जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं हम उसको? डिराइव्ड यूनिट। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन में देता हूं, उस क्वेश्चन को देख के बताना कि ये कौन सी यूनिट है। ठीक है, ओके, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स हमें दिया गया है 12 न्यूटन, और जानते हो आप न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें बताना है कि भाई इसमें से फंडामेंटल यूनिट कौन सी है और इसमें से डिराइव्ड यूनिट कौन सी है, इसमें से हम कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो बच्चों एक्सेलरेशन को आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन की यूनिट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसकी यूनिट को ध्यान से देखो, मीटर और सेकेंड दोनों आ रहे हैं, यानी लेंथ भी आ गया टाइम भी आ गया, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स आ रही हैं इसके अंदर। तो ये क्या बन गया? एक डिराइव्ड यूनिट बन गई। कितना सिंपल है, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके, फोर्स क्या है? न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट में भी फंडामेंटल यूनिट्स आ रही हैं। फोर्स की यूनिट में भी फंडामेंटल यूनिट्स आ रही हैं। कौन कौन सी? मास भी आ गया, लेंथ भी आ गया, टाइम भी आ गया, तीनों आ गए, तीनों से मिलके बना है फोर्स। तो हम इसे भी कह सकते हैं डिराइव्ड यूनिट। लेकिन बच्चों डिस्टेंस जो है उसके अंदर सिर्फ आ रहा है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब हो गया लेंथ, और तो कुछ नहीं है, और तो कोई फंडामेंटल यूनिट नहीं है, इसके अंदर सिर्फ लेंथ है। तो ये क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लेंथ है। अगर इसके अंदर टाइम भी आ जाता, मास भी आ जाता, या कोई भी आ जाता और कोई फंडामेंटल यूनिट आ जाती, तो हम इसको डिराइव्ड यूनिट कहते। ओके, 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स आ जाएं तो डिराइव्ड यूनिट हो जाती है। बोलिए क्या बोला मैंने? 2 or more than 2 fundamental units are present, then it is a derived unit। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? भूलोगे तो नहीं इस चीज को? तो बच्चों हम इसमें भी ये भी बात लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं when there are 2 or more than 2 derived units are present, then it is fundamental unit।
तो बच्चों अगर आप इसकी बुक की डेफिनेशन देखना चाहते हो तो वो भी हम आपको इसमें दे देते हैं, बट इससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे और देखिए किस तरीके, अब वो आप डेफिनेशन से ज्यादा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है? ओके, आपको फोर्स की यूनिट पता चल गई, एक्सीलरेशन की यूनिट पता चल गई, स्पीड की यूनिट पता चल गई, ठीक है ना? अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन में आप देख के बताना कि क्या वो फंडामेंटल यूनिट है या डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है ना? चलिए वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपको x इज इक्वल्स टू दिया गया है फोर्स का स्क्वायर इनटू में स्पीड अपॉन में एक्सेलरेशन इनटू में मास। ओके, ये आपको दिया गया है, एक क्वांटिटी दी गई है, रफ क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, x का फॉर्मूला दिया गया है, x इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर इनटू में स्पीड अपॉन में एक्सेलरेशन इनटू में मास। आपको बताना है ये जो x है ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट का बना हुआ है, या इसके अंदर ये डिराइव्ड यूनिट का बना हुआ है। तो कैसे करेंगे बच्चों? बहुत आसान है। फोर्स का जो मतलब होता है न्यूटन, वो हम यहां रखेंगे, स्पीड का मतलब जो होता है वो हम यहां रखेंगे, एक्सेलरेशन रखेंगे और मास रखेंगे, ये मास है बच्चों। तो अगर आप इसे कर सकते हो तो जरा वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में और बच्चे करते भी हैं इसको, तो इसको हम करने की कोशिश करते हैं। फोर्स, फोर्स का मतलब होता है बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है? फोर्स का अगर आपको नहीं पता फोर्स की यूनिट तो याद रखिए मास इंटू एक्सेलरेशन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में होल स्क्वायर है। इनटू में स्पीड, स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये दोनों ही कैसी यूनिट निकली? डिराइव्ड यूनिट निकली। अपॉन में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी डिराइव्ड यूनिट का है। इनटू में अब हमें दिया गया है मास, मास की यूनिट होती है सिंपल किलोग्राम, तो ये कैसी यूनिट है? ये एक हमारी फंडामेंटल यूनिट है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखिए, अब अगर आप डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते आगे चले जाते तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं वो आप मिस कर जाते। बच्चों अगर आपने किसी एक को किलोग्राम में रखा है, मीटर में रखा है, सेकंड में रखा है, तो आप बाकी सबको भी उसी में रखिए। ओके ओके, ये नहीं कि आपने इसको किलोग्राम में रखा है तो नीचे आप ग्राम रख दो, नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए। हम ये देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट में, बट अभी के लिए आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए अब हम इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। तो कैलकुलेशन करना अब इसकी ज्यादा अब इस समय कठिन नहीं है। होल स्क्वायर है बच्चों, तो हम यहां लिख सकते हैं किलोग्राम का स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -4। ओके, 2 से मल्टीप्लाई होगी सभी की, इनटू में मीटर पर सेकंड अपॉन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में किलोग्राम। तो बच्चों सबसे बेसिक रूल आपको पता होगा कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि किलोग्राम स्क्वायर, चलिए मीटर की पावर 2, मीटर की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी तो हम यहां लिख सकते हैं मीटर की पावर 3। वेरी गुड। चलिए अब यहां देखिए, सेकंड की पावर -4, सेकंड की पावर -1, तो अगेन पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी तो हम यहां रफ में कर सकते हैं -4 प्लस -1। ओके, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है? तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -5 आ जाएगा, सेकंड की पावर -5 अपॉन में। चलिए ऊपर वाली सारी यूनिट सॉल्व हो गई और नीचे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है बच्चों, डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है। हमेशा याद रखिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस होती है। तो अब यहां पर किलोग्राम से किलोग्राम डिवाइड हो रहा है तो हम यहां लिख सकते हैं किलोग्राम 2 - 1। ये -1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। चलिए
बताइए बताइए फटाफट बताओ, मीटर की पावर क्या आएगा? सर मीटर की पावर आएगा 3 - 1। वेरी गुड। 3 - 1 क्यों आ गया? क्योंकि ऊपर 3 नीचे 1 डिवाइड हो रहे हैं, माइनस हो जाएंगे। चलिए सेकंड की पावर बताइए। -5 -2, ये भी माइनस हो गई दोनों यूनिट्स। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझे? देखो कितना आसान है, कुछ कठिन नहीं है। ओके, तो बराबर हम लिख सकते हैं किलोग्राम। 2 - 1 1 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और सेकंड की पावर हो गया माइनस माइनस प्लस, -5 + 2 -3। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी जो x की यूनिट आई है उसके अंदर किलोग्राम, मीटर और सेकंड तीनों हैं, तीनों फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो ये एक तरह की डिराइव्ड यूनिट है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि x इज डिराइव्ड, x हैज डिराइव्ड यूनिट। x क्या है? इसके अंदर डिराइव्ड यूनिट है। आया कि नहीं आया समझे? बहुत ही सिंपली हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए इतना कहने के बाद एक क्वेश्चन में ऐसा ही आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों, आप भी पता लगाना, उसे देखकर उसे पूरा सॉल्व करना। जो हमने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, फोर्स, एक्सेलरेशन, मास ही मिलेगा आपको। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम और डिफरेंट तरह की यूनिट्स देखेंगे। कभी भी जल्दबाजी में मत पढ़िए। ये नहीं कि आपने एक ही लेक्चर में सोच रहे हो कि सब कुछ सारी फंडामेंटल यूनिट्स आ जाएं और सारी डिराइव्ड यूनिट्स आ जाएं। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरे फंस जाओगे। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़िए, डेली होमवर्क करिए, तो देखिए आपकी नॉलेज कितनी बढ़ जाएगी। हम इससे बहुत कठिन कठिन क्वेश्चंस करेंगे, बट लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप करिए। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बुक में पहला टॉपिक ये है, आप पहला टॉपिक ये करा रहे हो। नहीं, हम अपने हिसाब से सारे टॉपिक कवर होंगे, टॉपिक्स सारे कवर होंगे आपके, लेकिन हम अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे जिससे आपको ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो। आपने फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट पहले पढ़ ली, अब आपको सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, यूनिट का मतलब आपने समझ लिया, तब आप यूनिट को अब अच्छे से न्यूमेरिकल में यूज कर पाओगे। ओके, तो ये होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आप लिखिए, घर पे करना इसे। y = F इंटू में मास अपॉन में स्पीड का स्क्वायर इंटू में एक्सेलरेशन। सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है, y को सॉल्व करना है पूरा अच्छे से, यूनिट निकालनी है इसकी, और आपको बताना है कि भाई जो y है वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है। ओके, कर सकते हो आप इसको। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको जरूर करिएगा कंप्लीट। इतना कहने के बाद बच्चों फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट की जो डेफिनेशन है वो भी हम यहां पर लिख देते हैं और उसको रीड कर देते हैं, और देखिएगा आप बिल्कुल उसे देख के समझ जाओगे कि ये तो अब हम जानते हैं। ठीक है, ओके। बच्चों यहां पर एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि कभी भी जल्दबाजी में ना पढ़ना, आराम से किसी भी चीज को कैरी करना। देखिए ये हमने एक डेफिनेशन यहां पर रख रखी है, इसको हम आपके नोट्स में पेस्ट कर देते हैं। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो यहां लिखा हुआ है यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट। ओके, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। तो जैसा कि मैंने बताया, जो फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिराइव्ड यूनिट। ओके ओके, तो ये आप आपके नोट्स में रखिएगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हमने थोड़ी सी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट की बात करी। एक और फंडामेंटल यूनिट है, वो भी हम आपको बता देते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है जैसे कि केल्विन, आई होप आपने केल्विन का नाम सुना होगा। केल्विन भी क्या है? एक तरह का, केल्विन एक फंडामेंटल यूनिट है। ये हमने टेम्परेचर की यूनिट मान के हम इससे चलते हैं। ओके, तो अब आपको 4 फंडामेंटल यूनिट्स याद रखनी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। बोलिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं टेम्परेचर इज फंडामेंटल यूनिट।
ओके, चलिए इतना कहने के बाद अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे अब हम? सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, देखिए आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। आप देखिए आप किस तरीके से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उसके साथ किस तरीके से आप जुड़ पा रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है कहाँ नहीं आ रही है, कांटेक्ट करिएगा, उसे ठीक किया जाएगा, उसे आपके लिए इम्प्रूव किया जाएगा। जहाँ भी आपको कम्युनिकेशन गैप हो रहा हो आप उसे सुधारेंगे, और अपने एंड से और हमारे एंड से जब दोनों एंड से काम होगा तब आप अच्छे से अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर पाओगे। तो आई होप फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट का आपको कंसेप्ट आया समझ में। ये और हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फंडामेंटल यूनिट पढ़ते चले जाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। ओके, तो अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं और देखते हैं इसका फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट से क्या रोल है। तो अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप अपने कॉपी पे हेडिंग डाल सकते हो सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यह होता है बच्चों कि मान लीजिए आपके पास कोई डिराइव्ड यूनिट है। ओके, आपके पास कोई डिराइव्ड यूनिट है, तो जाहिर सी बात है जो डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट अगर है तो उसके अंदर फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, क्योंकि डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से ही बनी होती है। तो बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट आपको यह बताता है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल यही मतलब है सिस्टम ऑफ यूनिट का। फैंसी डेफिनेशन अगर आप याद कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बर्बाद हो जाओगे और उल्टा साइंस और कठिन लगेगी आपको। आप बेसिक मतलब समझोगे, हिंदी में समझोगे, हिंदी में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस भी कर पाओगे, कंसेप्ट समझ पाओगे। तो अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यह होता है बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब यह होता है कि अगर आपके पास कोई डिराइव्ड यूनिट है तो डिराइव्ड यूनिट में अगर कोई फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम में है, जैसे मास अगर किलोग्राम में है, तो आपको लेंथ किस में लेनी है, आपको टाइम किस में लेना है। सिस्टम ऑफ यूनिट आपको यह बताता है कि अगर किसी डिराइव्ड यूनिट में आप काफी फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो उनका पैकेज क्या होना चाहिए, अगर एक ऐसा है तो दूसरा कैसा होना चाहिए, तीसरा कैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, आप किसी पार्टी में गए तो आपने ऊपर सूट पहन रखा है, तो अगर आपने ऊपर सूट पहन रखा है तो क्या आप नीचे धोती पहनोगे, क्या आप नीचे लोअर पहनोगे, क्या नीचे आप कैफ्री पहनोगे? नहीं, आप नीचे एक पैंट पहनोगे, अच्छी सी अच्छा ट्राउजर पहन सकते हो जो उस सूट से मैच करे। हाँ, अगर आपने ऊपर किसी तरह का कुर्ता पहन रखा है तो नीचे आप पैंट नहीं पहनोगे, आप उससे रिलेटेड, उससे मैचिंग कोई चीज पहनोगे। अगर आपने सूट पहन रखा है बच्चों तो जाहिर सी बात, अगर आपने साड़ी पहन रखी है, ओके, अगर आपने साड़ी पहन रखी है, आप किसी पार्टी में जा रहे हो और आपने साड़ी पहनी है, गर्ल्स ने साड़ी पहनी है, तो जाहिर सी बात है वो सैंडल पहन के जाएंगे पैरों में। ऐसा तो है नहीं कि वो स्पोर्ट्स शूज पहन लेंगी, नहीं। तो आप जानते हो ना कि आप कहीं भी जाते हो या घर में भी रहते हो तो मैचिंग चीजें आप करते हो, मैचिंग चीजें पहनने की कोशिश करते हो। तो उसी तरीके से बच्चों कि फंडामेंटल यूनिट में अगर लेंथ की यूनिट अगर आपने कुछ सिलेक्ट करी है तो वहीं आपने मास और टाइम की यूनिट भी फिक्स कर दी है कि ये इसी में होने चाहिए। और इसी फिक्सिंग को क्या कहा जाता है, इसी पैकेज को क्या कहा जाता है? सिस्टम ऑफ यूनिट। तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं और तीनों तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट हम देखते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपली हम उसे देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने नोट्स के लिए। ये बच्चों हमारे पास तीन तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट आ गई। हम इन्हें नीचे एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हो तीन तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या पढ़ेंगे हम? एमकेएस। एमकेएस क्या कहता है? जैसे कि सूट, जैसे कि ब्लेजर, शर्ट एंड पैंट, तीनों मैचिंग है, तो उसी तरीके से एमकेएस मैचिंग सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्या हो गया? एम का मतलब हो गया बच्चों मीटर, के का मतलब हो गया किलोग्राम और एस का मतलब हो गया सेकंड। कोई भी आपके पास डिराइव्ड यूनिट है तो जाहिर सी बात है वो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेगी।
और फंडामेंटल यूनिट से मिलके बनेगी तो उसके अंदर या तो मास होगा, लेंथ होगी, टाइम होगा, या तीनों होंगे या दो होंगे, दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। तो बच्चों अगर आपने लेंथ को मीटर में लिया है तो आपको मास को किलोग्राम में लेना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में लेना पड़ेगा। अगर आपने मीटर, किलोग्राम और सेकंड को फॉलो किया है तो आप कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहे हो? आप एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहे हो। किसको फॉलो कर रहे हो? एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को। फॉर एग्जांपल फोर्स है 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने लिखा है। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्यों लिखा है? देखिए किलोग्राम मास में है, लेंथ मीटर और सेकंड, किलोग्राम मीटर सेकंड, ये तीनों चीजें आ गई तो फोर्स हो गया ये। चलिए अगर मैं फोर्स को ऐसे लिख दूं 2 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो गया, यहीं पर ये गलत हो गया। क्यों? मीटर और सेकंड लिया है ना आपने, मीटर और सेकंड लिया है ना, तो मीटर और सेकंड के साथ किलोग्राम आना चाहिए, आपने ग्राम लिख दिया है तो ये रॉन्ग हो गया, ये आपका आंसर गलत हो गया, ये आपको गलत कर देंगे पेपर में। आपको किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो करना है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो यही है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल लिखते हैं, आप बताने की कोशिश करना। मान लीजिए आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन। अभी हमने 2-3 फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट्स की बात करी है तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सही है या गलत है? सर ये सही है, क्यों? ये एमकेएस में नहीं है बच्चों, लेकिन ये किसमें है? वेरी गुड, सरप्राइज सरप्राइज, ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। सीजीएस ये कहता है कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सेंटीमीटर के साथ सेकंड होना चाहिए, तो सेंटीमीटर के साथ सेकंड है, तो ये कैसा है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसे फॉलो कर रहा है बच्चों? ये फॉलो कर रहा है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को। किसे फॉलो कर रहा है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, ऐसी इजी लैंग्वेज में आसानी से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज ज्यादा कठिन करके, हार्ड करके मत पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो। सिंपल चीजें पहले पढ़ो और फिर ऑटोमेटिकली हार्ड चीजें आपको आती जाएंगी। आप पहले ही हार्ड चीज करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पीड है, जैसे स्पीड आपको दी गई है, स्पीड आपको दी गई है मीटर पर सेकंड। तो बताइए ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहा है? ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहा है। इसमें फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम तो नहीं है, लेकिन मीटर और सेकंड तो है ना, तो मीटर और सेकंड आ गया, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। आ गया? ओके। अब मान लीजिए आपको फोर्स दिया गया है, फोर्स आपको दिया गया है ग्राम सेंटीमीटर पर आर। बताइए पर आर स्क्वायर, ये सही है या गलत है? बोलो बोलो, शाबाश, जल्दी बताओ। सर ये गलत है। आपने सेंटीमीटर लिया है, आपने ग्राम लिया है, यानी कि आप सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहे हो, तो सेकंड होना चाहिए ना, यहां आर है, तो ये रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया ये। यानी कि ये रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि ये सीजीएस को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये सेंटीमीटर है, ये ग्राम है, तो ये सेकंड होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? ओके। उसी तरीके से बच्चों एक और यूनिट है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। आपने WWE देखा होगा तो अनाउंस करते हैं ना, वो हाइट बताएंगे फुट में और वेट बताएंगे पाउंड में। 260 पाउंड, 340 पाउंड। तो वेट बता रहे हैं, मास बता रहे हैं पाउंड में। जैसे मास यहां पर किलोग्राम में बताया जा रहा है, मास यहां पर ग्राम में बताया जा रहा है सीजीएस में, तो यहां मास बताया जाता है पाउंड में। तो अगर मास को आप पाउंड में बता रहे हो तो लेंथ को आप फुट में बताओगे, तो इसे कहते हैं फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके। तो एक बार हम इसे अच्छे से दोबारा देखते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम यहां लिख सकते हैं एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब आपको याद रखना है कि ये पैकेज आपको मिल गया। अगर आपने मीटर चुना है तो किलोग्राम मास में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए। ओके। सीजीएस में अगर आपने
सेंटीमीटर में लेंथ चुनी है तो मास को आपको ग्राम में चुनना होगा और टाइम आपको सेकंड में रखना होगा। टाइम हमेशा सेकंड में ही होता है, टाइम को हमेशा सेकंड में ही हम देखेंगे। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम को हम पर मिनट में नहीं छोड़ देंगे, हम उसे सेकंड में जरूर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करनी है। ओके, अब जैसे कि एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड। अब आपको आ रहा होगा समझ में बच्चों की, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में हमने ये आपको बताया था कि अगर आपने ऊपर किलोग्राम रखा है तो नीचे भी किलोग्राम रखिए, क्योंकि भाई कैलकुलेशन किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में की जाती है। ओके, तो मतलब ये हो गया कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, मान लीजिए आपको दिया गया है क्वेश्चन v इज इक्वल्स टू फोर्स का स्क्वायर इनटू में एक्सेलरेशन अपॉन में मास। तो बच्चों अगर आपने मास को किलोग्राम में रख दिया ना तो इसका मतलब ये हो गया आप एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को फॉलो कर रहे हो, तो ये सारे भी एमकेएस में होने चाहिए। पूरे एक कैलकुलेशन में किसी एक क्वेश्चन में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो की जाती है। तो हम यहां पर इस बात को लिख सकते हैं, इन अ क्वेश्चन only one system of unit is followed, only one system of unit is followed। आया कि नहीं आया समझे? ओके, तो बच्चों ये हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, हम और पढ़ेंगे इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है, एक छोटा सा होमवर्क दिया है। आई होप आप सभी उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व करके नोट्स बना के आप ऐप में जरूर शेयर करिएगा। यहाँ जो भी हमने लिखा है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा ऐप के अंदर, आप उसे फिर से पढ़ सकते हो, फिर से देख सकते हो। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या ऐप में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी की चीजें अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये हमने एक इंट्रोडक्शन दिया करियर को लेकर और आपके टॉपिक्स को लेकर। मैं अगेन आपको एक बात फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हम जरूरी नहीं है बुक को फॉलो करेंगे हम सारे टॉपिक्स, बट हम अपने तरीके से करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके करेंगे। बुक में जो दिया गया है वो ऐसे दिया गया है कि आपको 10th 9th बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हम ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको 10th 9th में कुछ नहीं आता था। हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आपका बेसिक भी रिवाइज होता चला जाए। अगर किसी की 10th कमजोर रह गई है तो उसकी 11th कमजोर ना रह जाए। तो इस तरीके से हम बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप भी कोऑपरेट करोगे, होमवर्क करोगे और क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछोगे भी। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे बच्चों। आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया, अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कांटेक्ट करिएगा।